नमस्कार। आज हम एक काफ़ी मशहूर किताब के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। ये रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के हिंदी अनुवाद से हैं और ये अंश पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग नज़रिए दिखाते हैं। क्यों कुछ लोग अमीर बनते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रह जाते हैं। किताब हमें ले जाती है लेखक के बचपन में। उनके दो पिता थे, एक अपने पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। वो सुरक्षा, मेहनत, इन चीज़ों पर यकीन करते थे। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर एक सफल बिजनेसमैन। उन्हें वो रिच डैड कहते थे और उनकी सोच पैसे को लेकर बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। तो आज कोशिश यही है कि इन अंशों से वो खास सबक समझें जो शायद हमारी अपनी आर्थिक सोच को थोड़ा चैलेंज करें। देखेंगे कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इतनी ज़रूरी है, अमीर और गरीब या मिडिल क्लास की सोच में वो क्या बुनियादी फ़र्क है जिसका किताब बार बार जिक्र करती है। और हाँ, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज़ जो शायद हमें अपनी फाइनेंशियल समझ बेहतर बनाने में मदद करें। तो शुरू करें। कहानी का दिल, जैसा मैंने कहा, यही है दो पिता, पैसे पर एकदम उल्टी सोच। गरीब डैडी की सलाह सीधी थी, खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी सेफ नौकरी मिल सके। ज्यादातर लोग यही रास्ता चुनते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये वो पारंपरिक रास्ता है। वहीं अमीर डैडी का मंत्र बिल्कुल अलग था। वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। और ये सिर्फ सलाह का अंतर नहीं था, है ना, ये दुनिया को देखने का, मौके पहचानने का, रिस्क लेने का एक बिल्कुल अलग तरीका था। उनकी जो बेसिक मान्यताएं थी वो भी टकराती थीं। जैसे गरीब डैडी मानते थे पैसे का मोह ही सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर डैडी का मानना था पैसे की कमी वो है सारी बुराइयों की जड़। ये दिखाता है कि बचपन में मिली सोच, वो संस्कार हमारी आर्थिक किस्मत को कैसे तय कर सकते हैं। और लेखक ने यह फैसला बहुत जल्दी ले लिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि वो पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी से सीखेंगे, जबकि उनके अपने पिता वो तो हाईली एजुकेटेड थे। ये वाकई वो कम चली हुई राह चुनने जैसा था, जिसके नतीजे शायद उस वक्त किसी को नहीं पता थे। किताब का एक और बहुत पावरफुल आइडिया है चूहा दौड़, द रैट रेस। इसे लेखक समझाते हैं जैसे एक आम जिंदगी का चक्कर। लोग स्कूल जाते हैं, फिर नौकरी, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर शादी, घर, अक्सर लोन पर। हाँ, फिर गाड़ी, बच्चे। बिल्कुल। फिर और पैसों की जरूरत, तो और मेहनत करो, प्रमोशन का इंतजार करो। इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा, लाइफस्टाइल महंगी हुई, कर्ज बढ़ गया। फिर बच्चों की पढ़ाई, अपने रिटायरमेंट की चिंता, और ये पहिया बस घूमता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। सही कहा, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक तरह का मानसिक चाल है। और ये चूहा दौड़ असल में देखा जाए तो सीधे सीधे फाइनेंशियल इलिटरेसी वित्तीय अशिक्षा का नतीजा है, जैसा किताब बताती है। लोग अक्सर अपनी नौकरी को या बॉस को कोसते हैं, पर वो उस सिस्टम को नहीं समझ पाते जिसमें वो घूम रहे हैं। समस्या ये नहीं कि पैसा कम है, समस्या ये है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, ये सीखा ही नहीं। हाँ, ज्यादा पैसा कमा लेने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अगर खर्च करने की आदतें वैसी ही हैं, पैसे को लेकर समझ वही है, तो ज्यादा पैसा ज्यादा खर्चे, बड़ा लोन। इसीलिए किताब कहती है कि वो पुरानी सलाह है ना, अच्छे से पढ़ो, सेफ नौकरी करो, वो आज के दुनिया में शायद काफी नहीं है, बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये लोगों को इसी दौड़ में फंसाए रखती है। उन्हें लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। तो अगर स्कूलों में, कॉलेज में ये सब नहीं सिखाते तो फिर ये ज्ञान आता कहाँ से? किताब कहती है ये घर पर मिलता है, और यहीं अमीर और गरीब परिवारों में एक बड़ा फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही कहा। किताब का शायद सबसे जरूरी सबक यही है, एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी दायित्व, इनके बीच का फर्क समझना। ये फर्क ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। एसेट्स और लायबिलिटीज, इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएं। हाँ देखिए, बिल्कुल आसान है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है रेगुलरली। अच्छा। और दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अच्छा। अमीर लोग अपना पैसा और समय वो संपत्ति बनाने और खरीदने में लगाते हैं, ऐसी चीजें जो पैसा लाएं। और यही वो बात आती है जो आपने शुरू में कहा था कि मध्यम वर्ग अक्सर दायित्वों को ही संपत्ति समझ बैठता है। ये सबसे बड़ा धोखा है शायद। हाँ बिल्कुल, किताब इसे फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी रुकावट मानती है। जैसे अपना घर।
लेकिन घर तो सबकी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। हाँ, मानी जाती है, पर किताब के नजरिए से सोचें, कैश फ्लो के हिसाब से, अगर उस पर बड़ा लोन है, उसकी मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, तो शुरुआत में वो पैसा आपकी जेब से निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। तो वो लायबिलिटी हुआ। उस नजरिए से हाँ, जब तक वो पैसा निकाल रहा है। हाँ, ये सच है कि लंबे समय में उसकी कीमत बढ़ सकती है, या आप उसे किराए पर दे दें तो वो पैसा लाने लगेगा, तब वो संपत्ति बन सकता है। पर यहाँ मेन पॉइंट है कैश फ्लो को समझना, पैसा आ रहा है या जा रहा है। अमीर लोग इसी कैश फ्लो पर फोकस करते हैं। अच्छा। और इसके लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आमदनी खर्चे का हिसाब, इनकम स्टेटमेंट, और संपत्ति देनदारी का चिट्ठा, बैलेंस शीट समझना जरूरी है, भले ही ये थोड़ा बोरिंग लगे। वो बचपन वाला किस्सा भी शायद इसी नासमझी का उदाहरण है, जब लेखक और उनके दोस्त माइक ने शीशे से नकली सिक्के बनाने की कोशिश की थी। हाँ, बिल्कुल। उनकी नीयत शायद पैसा बनाना सीखने की थी, पर तरीका गलत था। वो उनकी एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप की झलक थी, पर पैसे का सिस्टम, कानून, इसकी समझ नहीं थी। उनके गरीब डैडी ने तो बहुत डांटा था, जालसाजी कहा था। हाँ, लेकिन अमीर डैडी ने उसमें भी कुछ सीखने लायक देखा। उन्होंने उनकी क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की हिम्मत देखी, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत थी। और ये हमें अगले पॉइंट पे लाता है, सोच का फर्क। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। गरीब डैडी अक्सर कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। किताब कहती है, ये वाक्य दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। एक तरह से हार मान लेना है ये तो। बिल्कुल। जबकि अमीर डैडी, वो इस वाक्य को बोलने से ही मना करते थे। वो सवाल पूछते थे, खुद से या दूसरों से, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? अच्छा, कैसे? हाँ, ये छोटा सा बदलाव ये सवाल को एक प्रॉब्लम से एक चैलेंज में बदल देता है। ये दिमाग को मजबूर करता है कि वो सोचे, हल ढूंढे। अमीर डैडी इसे मेंटल जिम्नास्टिक कहते थे। उनका मानना था कि फाइनेंशियल दिमाग को भी कसरत चाहिए ताकि वो मजबूत बने, मौके देख सके। पर सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? किताब कहती है, अमीर बनने के रास्ते में कुछ और भी रुकावटें हैं, बड़ी मानसिक बाधाएं। हाँ, बिल्कुल। किताब 5 खास रुकावटों का जिक्र करती है जो लोगों को रोकती हैं। पहला और सबसे बड़ा है डर, खासकर पैसा खोने का डर। ये तो होता है। हाँ, ज्यादातर लोग नुकसान से इतना डरते हैं कि वो कभी रिस्क लेते ही नहीं, और इसलिए कभी बड़ा फायदा कमा ही नहीं पाते। दूसरा है सिनिसिज्म, मतलब शक करना, निराशावाद, हर मौके में कमी देखना, हमेशा सोचना क्या होगा अगर ये डूब गया तो, और दूसरों को भी डिस्करेज करना। अच्छा, और? तीसरा है आलस्य, टालमटोल करना, सीखने से बचना, जरूरी काम ना करना। चौथा है बुरी आदतें, खासकर पैसे खर्च करने की गलत आदतें। और पांचवा है जिद या एरोगेंस, मतलब ये सोचना कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ये डर वाली बात, पैसा खोने का डर, ये तो बहुत रियल लगता है। होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अमीर डैडी का नजरिया था कि फेलियर जो है वो सक्सेस का हिस्सा है। उन्होंने लेखक को सिखाया कि हर अमीर इंसान ने कभी ना कभी पैसा खोया है, जरूर खोया है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वो अलामों की लड़ाई का उदाहरण दिया। टेक्सन लोग हार गए थे, पर वो रिमेंबर दी अलामों का नारा लगाकर प्रेरणा लेते रहे। डरपोक लोग आलोचना से भी डरते हैं, जबकि जीतने वाले आलोचना को फीडबैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। सेफ खेलना, जैसे कि एक बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना, शायद आपको रात में सुकून दे, पर किताब के अनुसार दौलत बनाने के लिए, खासकर शुरुआत में, अक्सर ज्यादा फोकस्ड होना पड़ता है। फोकस मतलब? कर दबा देते हैं, लेकिन थोड़ी सी इच्छा, मतलब अच्छी चीजें पाने की चाहत, वो असल में मोटिवेशन का सोर्स बन सकती है। यह हमें सुबह बिस्तर से उठने और मेहनत करने या सोचने पर मजबूर करती है। इसे गिल्ट से दबाने के बजाय इसे पॉजिटिव डायरेक्शन देना चाहिए। वो किस्सा याद है जब अमीर डैडी ने लेखक और माइक को पहले 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करवाया, हाँ, फिर काम से निकाल दिया और फिर मुफ्त में काम करने को कहा। बिल्कुल। वो उन्हें पैसे का डर और पैसे की इच्छा, इन दोनों भावनाओं को महसूस करवाना चाहते थे और उनसे ऊपर उठना सिखा रहे थे। वो सिखा रहे थे कि सिर्फ ज्यादा पैसे के पीछे भागना वो तो चूहा दौड़ का हिस्सा है। असली लक्ष्य है पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से आजाद होना। और इसी से जुड़ा है एक और पावरफुल आइडिया, पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, ये सुना है, लेकिन ये पारंपरिक सोच के तो बिल्कुल उलट है। लोग तो पहले बिल वगैरह चुकाते हैं। सही,
आमतौर पे लोग पहले अपने सारे बिल चुकाते हैं, खर्चे करते हैं, और फिर अगर कुछ बच गया तो उसे बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये पहले खुद को भुगतान करो, सुनने में तो अच्छा है, पर क्या किताब बताती है कि इसे असल में कैसे करें, खासकर जब खर्चे पहले से ही ज्यादा हों? इससे बिल चुकाने में दिक्कत नहीं होगी? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। किताब का तर्क ये है कि जब आप अपनी आमदनी से सबसे पहले एक हिस्सा, मान लीजिए 10% या ज़्यादा, निकालकर अपनी संपत्ति वाले कॉलम में डालते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या कोई साइड बिजनेस जो पैसा कमाए, तो आप पर बाकी बिल चुकाने का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर? उससे क्या होगा? पड़ता है कि आप इनकम बढ़ाने के नए तरीके सोचें, खर्चों को कंट्रोल करें या बेहतर मोल भाव करें। ये एक तरह का मेंटल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अच्छा। गरीब डैडी पहले बिल चुकाते थे और अक्सर महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता था। अमीर डैडी पहले इन्वेस्ट करते थे और फिर बाकी जरूरतें पूरी करने के लिए रास्ता निकालते थे। ये प्रायोरिटी की बात है। आप पहले अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राथमिकता दे रहे हैं। मुश्किल लग सकता है शुरुआत में। हाँ, लग सकता है, पर किताब इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनने का एक जरूरी कदम मानती है। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। और एक और सबक जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो था, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करियर के शुरू में या जब आप कोई नई दिशा पकड़ रहे हो, तो सिर्फ सैलरी देखकर नौकरी न चुने। ऐसी नौकरी चुने जहां आप नए स्किल्स सीख सकें, खासकर वो स्किल्स जो आपको भविष्य में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करें। हाँ, मुझे वो कहानी याद आ गई जिसमें एक जर्नलिस्ट थी, बहुत अच्छा लिखती थी, पर किताबें बिक नहीं रही थी। लेखक ने उसे सेल्स सीखने की सलाह दी ताकि वो बेस्ट सेलिंग राइटर बन सके, ना कि सिर्फ बेस्ट राइटर। वो तो नाराज हो गई थी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसे लगा सेल्स सीखना उसके लेवल से नीचे का काम है। लेकिन अमीर डैडी का नजरिया था कि सिर्फ एक चीज में माहिर होना, मतलब स्पेशलाइजेशन, काफी नहीं है, खासकर अगर वो चीज मार्केट में उतनी बिकने वाली ना हो। उन्होंने लेखक को भी अपने बिजनेस के हर पहलू को समझने के लिए कहा। अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, कानून, सेल्स, नेगोशिएशन, लोगों को मैनेज करना, सब कुछ। हाँ, उनका मानना था कि ओवर स्पेशलाइजेशन आपको कमजोर बना सकती है। अगर आपकी स्पेशलिटी का एरिया बदल गया या उसकी जरूरत कम हो गई तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। किताब 3 मुख्य मैनेजमेंट स्किल्स बताती है जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी हैं। पहला, कैश फ्लो मैनेजमेंट। दूसरा, सिस्टम मैनेजमेंट, जैसे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के सिस्टम। और तीसरा, पीपल मैनेजमेंट, लोगों को संभालना। लगातार सीखते रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि आज का ज्ञान कल पुराना हो सकता है, पर सीखने की क्षमता वो हमेशा काम आती है। तो अगर हम रिच डैड पुअर डैड के इन हिस्सों को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती है? पहली बात तो ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है और ये स्कूलों में नहीं सीखी जाती। सही। दूसरा, एसेट्स और लायबिलिटीज का वो बुनियादी फर्क समझना और एसेट्स बनाने पर फोकस करना। बिल्कुल। तीसरा, अपनी सोच को बदलना, वो डर, शक, आलस्य जैसी बाधाओं से पार पाना और वो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ वाला नजरिया अपनाना। हाँ, फ्रीडम बढ़ाएं। बिल्कुल सही कहा। और हर दिन, हर रुपए के साथ हम असल में एक चुनाव कर रहे होते हैं। हम चुन रहे हैं कि हम अमीर बनेंगे, गरीब रहेंगे या मिडिल क्लास में फंसे रहेंगे। अमीर डैडी 3 तरह की इनकम का जिक्र करते हैं। पहली, अर्नड इनकम, जो नौकरी या अपने काम से मिलती है, इस पर टैक्स सबसे ज्यादा लगता है। अच्छा। दूसरी, पैसिव इनकम, जैसे प्रॉपर्टी के किराए से इनकम, रॉयल्टी या ऐसा बिजनेस जिससे इनकम आए पर आपको रोज एक्टिवली काम ना करना पड़े। तीसरी, पोर्टफोलियो इनकम, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम। किताब के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है अपनी अर्नड इनकम को जल्द से जल्द पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना, क्योंकि इन पे टैक्स अक्सर कम होता है और ये आपको चूहा दौड़ से बाहर निकालने में मदद करती हैं। आखिर में किताब एक बहुत बहुत पावरफुल बात कहती है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है। पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक आइडिया है जिसे समाज मानता है। अगर हमारा दिमाग ट्रेंड है, अगर उसमें फाइनेंशियल नॉलेज है, तो वो दौलत पैदा करने के तरीके ढूंढ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर फाइनेंशियल ज्ञान इतना शक्तिशाली है, तो आज कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को तेज करने के लिए, अपने दिमाग की कसरत शुरू करने के लिए कौन सा एक छोटा प्रैक्टिकल कदम उठा सकता है? शायद सबसे पहला कदम तो ये हो सकता है कि अपनी आमदनी और खर्चों को ईमानदारी से ट्रैक करना शुरू करें। बस ये देखें कि पैसा जा कहाँ रहा है। या शायद
वो एसेट्स और लायबिलिटी की परिभाषा को अपनी जिंदगी पर लागू करके देखें। आपकी कौन सी चीजें वाकई पैसा ला रही हैं और कौन सी ले जा रही हैं। हाँ। या फिर अगली बार जब मन में आए मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। सोचने वाली बात है। ये विचार वाकई पारंपरिक सोच को हिला देते हैं। इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।